हेलो फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास में अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम चेक के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो चेक के टाइप होते हैं वो बेसिकली हमारे कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास में ओपन चेक, एक होता है हमारे पास में क्रॉस चेक, एक होता है हमारे पास में अकाउंट पे चेक, एक होता है हमारे पास में पॉज डेटेड चेक, एक होता है हमारे पास में स्टेल चेक, एक होता है हमारे पास में ट्रैवलर चेक और एक होता है हमारे पास में सेल्फ चेक। एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या क्या होते हैं, उसके बाद में आपको डीप में ये चीजें समझ में आएगी। ओपन चेक क्या होता है? ओपन चेक का मतलब क्या होता है? देखो, ओपन चेक को ना हम बियरर चेक भी बोलते हैं। बियरर का मतलब होता है वाहक, है ना। अगर मैं इसे एक लाइन के अंदर आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो ओपन चेक का मतलब क्या होता है, या बियरर चेक कौन से होते हैं, या वाहक चेक क्या होते हैं, मतलब एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब, ये ऐसे चेक होते हैं जिसको ये पढ़ा मिल गया, जिसके पास में ये चेक होगा उसका ये चेक माना जाएगा, यानी कि उसको पेमेंट बैंक कर देगा। अगर मान के चलो कि आपका चेक है, आपकी जेब से ये चेक निकलकर सड़क के ऊपर गिर गया और वो मैंने रोड के ऊपर से उठा लिया और मैं बैंक के पास में गया, तो बैंक ये चेक देखकर मेरे को ही पेमेंट कर देगा। तो ऐसे चेक को ओपन चेक बोला जाता है, जिसके ऊपर किसी बंदे का नाम वगैरह मेंशन नहीं किया जाता, जो पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है, जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। एक बियरर चेक होता है, जिसके पास में ये चेक रहेगा उसको पेमेंट बैंक कर देगा। तो ऐसे चेक को हम ओपन चेक की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में होता है अपना क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक क्या होता है? जैसे आपको मैंने ओपन चेक के बारे में बताया, ओपन चेक के ऊपर ना किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब बियरर चेक है, मतलब जिसके पास में ये चेक रहेगा उसको बैंक पेमेंट कर देगा, चाहे उसका खाता आपके बैंक के अंदर है या नहीं है, चाहे उसके ऊपर किसी का नाम भी लिखा गया है। पर क्रॉस चेक क्या होते हैं? क्रॉस चेक का मतलब है कि चेक के कॉर्नर के ऊपर हम दो पैरेलल लाइनें लगा देते हैं, ऐसे चेक क्रॉस चेक कहलाते हैं। अब ये जो दो पैरेलल लाइनें लगा रखी है, तो दो पैरेलल लाइन लगाने का मतलब है कि इस लाइन के अंदर जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है ना, जैसे स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जैसे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो ये अमाउंट उसी कंपनी के खाते के अंदर डाला जाएगा। तो ऐसे चेक को क्या बोला जाता है? क्रॉस चेक को बोला जाता है। ये जो हमारे ओपन चेक थे, बियरर चेक थे, ये थोड़े अनसिक्योर्ड नेचर के थे। अगर आपकी जेब से वो चेक गिर जाएगा तो जिस बंदे को अगर वो चेक मिल गया तो वो बैंक के अंदर जाएगा और इस चेक को क्या करेगा? कैश के अंदर कन्वर्ट करवा लेगा। पर क्रॉस चेक के साथ में ऐसा नहीं होता। क्रॉस चेक आपकी सेफ होते हैं। अगर क्रॉस चेक आपका गिर भी गया तो आपको अगर ये चेक मिल गया तो आपको पेमेंट नहीं होगी। क्रॉस के अंदर जिसका नाम लिखा गया है, कंपनी का नाम लिखा गया है, उसको ही बैंक इस चेक की पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है? अकाउंट पे चेक वो चेक होते हैं जो चेक के ऊपर नाम लिखा गया होता है, उसके अकाउंट के अंदर ही बैंक क्या करेगा? इसे ट्रांसफर करने का काम करेगा। अब क्रॉस चेक के अंदर और अकाउंट पे चेक के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया? देखो, क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक ना एंड्रोजेबल होता है। एंड्रोजेबल का मतलब होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान के चलो, ए ने चेक काट के दिया मेरे को, है ना, मैं क्या कर सकता हूं, इस चेक के ऊपर डबल लाइनें लगाकर मैं उसके अंदर उसका नाम लिख दूंगा और वो चेक उसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हमारा क्रॉस चेक है। पर अकाउंट पे चेक के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंट पे चेक के अंदर वो पैसा जिसका इस चेक के ऊपर नाम लिखा गया है उसी बंदे के खाते के अंदर जाएगा, उसे अपना खाता खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट के अंदर वो पैसा उसके में आ जाएगा। इसका मतलब अकाउंट पे चेक ट्रांसफरेबल नहीं है, दूसरे बंदे को वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास में पॉज डेटेड चेक। पॉज डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? पॉज डेटेड चेक का मतलब, पोस्ट का मतलब है बाद में, डेट का मतलब आपको पता ही है। पॉज डेटेड चेक ऐसे चेक होते हैं कि चेक के ऊपर जो बंदा काट कर दे रहा है उसके ऊपर एडवांस तारीख आपको डालकर देता है, यानी कि फ्यूचर के अंदर वो पेड किया जाएगा। तो ऐसे चेक को हम पॉज डेटेड चेक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है? स्टेल चेक ऐसे चेक होते हैं कि आपने चेक के ऊपर डेट डाल रखी है और वो डेट क्या हो गई है? क्रॉस हो चुकी है, वो डेट निकल चुकी है। वो डेट निकलने के बाद में आप अगर इस बैंक के पास में इस चेक को कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए लेके जाओगे
तो ऐसे चेक आपके स्टेल चेक कहलाएंगे, बैंक आपको पेमेंट नहीं कर कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है? ये आज के टाइम का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। आजकल बैंक अपने ट्रैवल चेक को भी इशू करने लग गया। ट्रैवलर चेक का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो, है ना, तो आप सेफ्टी पर्पस के लिए क्या है कि बड़ा अमाउंट कैश का लेकर नहीं जाना चाह रहे, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, है ना, ये लेके जाना पसंद नहीं कर रहे, इतनी सारी चीजों को कैरी नहीं करना चाहते, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक चेक बनाकर दे देगा और इस चेक को आप कहीं पर भी दिखाकर आप बदले में उससे कोई भी चीज को परचेज कर सकते हो। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलर चेक बोलते हैं। यात्रा से संबंधित चेक हो गया ये। सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक का मतलब होता है कि अगर आपको पैसा निकलवाना है, तो पैसा निकलवाने के लिए आप या तो आप विड्रॉल स्लिप भरोगे कि भाई मेरे को पैसा निकाल कर दे दो, या आप एटीएम वगैरह से पैसा निकलवा लोगे, या पैसा निकलवाने का एक तरीका और होता है, आपके पास में जो चेक है ना वो सेल्फ का काट लो। सेल्फ सेल्फ का काटने का मतलब है उसके अंदर सेल्फ लिख दोगे और आप चेक लेकर जाओगे तो आपको खुद को वो पैसा दे देगा, यानी आपके खाते के अंदर वो मतलब आपको कैश के अंदर कन्वर्ट करा के वो पैसा दे दिया जाएगा। तो ऐसे चेक को क्या बोलते हैं? सेल्फ चेक बोलते हैं। ओपन चेक मतलब बियरर चेक, जिसको चेक मिल गया उसका चेक माना जाएगा। क्रॉस चेक मतलब जिसके ऊपर दो पैरेलल लाइनें लगा दी जाती है। अकाउंट पे मतलब जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा गया है उसी के खाते के अंदर बैंक पैसा डालेगा। पॉज डेटेड चेक का मतलब कि आपके चेक के ऊपर एडवांस डेट डली हुई होगी। स्टेल चेक मतलब डेट डली होने के बाद अगर आप बैंक के अंदर जा रहे हो तो वो चेक आपके वेस्ट हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे। ट्रैवलर चेक मतलब आप कैश नहीं लेके जाना चाह रहे, पर आपको क्या चाहिए, वहां पर पेमेंट करनी है, तो आपको बैंक एक चेक बना कर दे देता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम ट्रैवलर चेक बोलते हैं। सेल्फ चेक मतलब अगर आपको खुद को पैसा चाहिए, है ना, किसी दूसरे को पैसा नहीं देना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेल्फ चेक काटने का काम करोगे। ये हमारे पास में कुछ चेक के टाइप थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन के बेसिकली कौन कौन से टाइप होते हैं? बैंक आपको चार तरीके के मेनली लोन देने का काम करता है। एक होता है हमारे पास में सिक्योर्ड लोन, एक होता है हमारे पास में अनसिक्योर्ड लोन, एक होता है हमारे पास में डिमांड लोन, और एक होता है हमारे पास में टर्म लोन। एक एक करके इन लोन के बारे में पढ़ते हैं। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित या बंधक। सुरक्षित या बंधक का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे लोन जब कोई बैंक आपको लोन दे रहा है तो बदले में सिक्योरिटी के तौर के ऊपर आपसे कोई चीज गिरवी रखवा ली जाती है उसके बदले में, तो ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, बंधक बोला जाता है, सुरक्षित लोन लोन बोला जाता है। कल को अगर आप बैंक की लोन की रीपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक के पास में ये अधिकार है कि आपने जो बैंक के पास में प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रखी है या कोई भी चीज गिरवी रखवा रखी है, तो बैंक कल को उसकी नीलामी करके अपना पैसा उससे वसूल कर सकता है। तो ऐसे लोन को हम सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है ऐसे लोन जो सिक्योर्ड नहीं है, जिसके बदले में आपने प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखवा रखा, तो ऐसे लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। डिमांड लोन के रीपेमेंट की कोई भी तारीख सेट नहीं होती पहले से, कि जैसे बैंक आपको बोल दे कि भाई आपको ये पेमेंट ना 1 साल के बाद करनी है और 1 साल के बाद में ना इतनी तारीख के ऊपर मेरे पैसा आपको वापस लौटा देना है, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं होता। कौन से लोन के अंदर? डिमांड लोन के अंदर। फिर इसकी पेमेंट कैसे की जाती है? इसकी पेमेंट करने के लिए जैसे ही बैंक आपसे पैसा मांग लेगा, उसके मांगते के साथ ही आपको बैंक का पैसा वापस देना पड़ेगा। कोई भी तारीख सेट नहीं है। जब बैंक को जरूरत पड़ जाएगी वो आपसे पैसा मांग लेगा और मांगने के बाद में आपकी लाइबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं? डिमांड लोन बोलते हैं। डिमांड का मतलब मांगना और लोन का मतलब पैसा आपको उधार देना। मतलब बैंक ने जो आपको पैसा उधार दे रखा है वो मांगते के साथ जब ड्यू हो जाता है तो ऐसे लोन को क्या बोलते हैं? डिमांड लोन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में टर्म लोन। टर्म लोन का नाम से ही क्लियर हो रहा है। टर्म का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जब आपको लोन दिया जा रहा है कि 5 साल के बाद आपको पेमेंट करनी है, 10 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी है, 15 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी है, एक टर्म के एक्सपायर होने के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं? टर्म लोन बोलते हैं, जिसकी मैच्योरिटी डेट होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द लैंडिंग। कुछ लैंडिंग के प्रिंसिपल है। लैंडिंग का मतलब क्या होता है? लोन देने के प्रिंसिपल है। आपको बैंक ऋण देता है, आपको उधार देता है, तो बैंक के उधार देने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक आपको जो लोन दे रहा है ना, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक का एक प्राइमरी काम होता है। बैंक का प्राइमरी काम का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। यानी कि बैंक आपसे जमा के तौर के ऊपर पैसा एक्सेप्ट करने का काम करेगा, और वो पैसा बैंक अपने पास में जमा करके नहीं रखता, बल्कि आगे नीडेड पर्सन को उधार देने का काम करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि ये जो पैसा है वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है। तो बैंक का फर्ज क्या बनता है कि भाई जो आपको उधार दिया जा रहा है वो पैसा आपका सेफ रहे, यानी कि वो दूसरे का पैसा है। तो प्रिंसिपल ऑफ द सेफ्टी इसका पहला प्रिंसिपल है। सेकेंड है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी। प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि बैंक जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है ना, वो क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी लिए हुए होना चाहिए। लिक्विडिटी लिए होने का मतलब क्या है कि बैंक ने दूसरे का पैसा दूसरे बंदे को उधार दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अगर वो पैसा अपना मांगने वाला आ गया, यानी डिपॉजिटर अगर आ गया कि भाई मेरा पैसा वापस दो, तो बैंक उसको मना नहीं कर सकता। बैंक के पास में क्या होना चाहिए? बैंक के पास में इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए, बैंक के पास में इनफ कैश होना चाहिए कि कल को अगर वो बंदा अपने पैसा मांगने आ जाए तो बैंक उसको वो पैसा निकाल कर दे सके। तो प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी भी लैंडिंग का एक प्रिंसिपल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि बैंक अगर आपको पैसा उधार दे रहा है तो बदले में उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट भी कितना चार्ज करेगा? जो डिपॉजिटर को देना पड़ रहा है। यानी कि अगर डिपॉजिटर ने पैसे बैंक के अंदर जमा कर रखे हैं और बैंक वही पैसा दूसरों को उधार दे रहा है, तो डिपॉजिटर को भी तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। फ्री में तो कोई पैसा बैंक के पास में जमा नहीं करेगा। तो बैंक क्या करता है? जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है, लोन देने वाले बंदे को उससे ज्यादा लोन क्या करता है? वो चार्ज करता है। मान के चलो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपने बैंक के अंदर पैसा जाके जमा करवाया और बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक आपका पैसा तब उधार देगा जब उसको 8% के इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने वाला बंदा मिलेगा। तो 7% आपको मिल गया, बैंक 8% चार्ज कर रहा है, तो 1% बैंक की क्या हो गई है? लैंडिंग के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द रिस्क डाइवर्जन। देखो, बैंक आपको पैसा उधार देने का काम करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि बैंक ने 100% अगर पैसा उधार दे रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि 100 का 100 से रीपेमेंट हो जाएगा। कई कई बार लोन ऐसे भी होते हैं जो अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, तो हो सकता है कि वो लोन बैंक को वापस नहीं मिले। तो एक जगह से नुकसान हो जाता है, तो इस नुकसान को क्या किया जाएगा? डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इस नुकसान को अलग अलग जगह बांटा जाएगा। एक जगह से इनकम आ जाए और एक जगह से जो ये लॉस हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दे। तो ये भी अपने लेंडिंग का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक आपको अगर बैंक ने लोन दे रखा है तो बदले में बैंक आपसे सिक्योरिटी के तौर के ऊपर कोई ना कोई पेपर या एसेट्स को गिरवी रखवाता है। तो ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिटी बोलते हैं। ये एक सिक्योर्ड लोन के तौर के ऊपर हमने पीछे भी पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। देखो, बैंक क्या करता है? आपको ना लोन नीडेड पर्सन को देता है, और कई बार बैंक क्या देखता है कि ये भी देखता है कि भाई अगर ये राष्ट्र के हित में है, अगर ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, तो बैंक कभी कभी आपको सस्ती ब्याज दरों के ऊपर भी लोन प्रोवाइड करवाता है। बकायदा बैंकों के पास में अलग अलग स्कीम के तहत अलग अलग कोटास भी होते हैं। जैसे बजट पास होता है तो हो सकता है कि व्यूमेन एंटरप्रेन्योर को, जो महिलाएं काम कर रही है, अपना बिजनेस स्थापित करना चाह रही है, उसके लिए लोन की अमाउंट ज्यादा रख दे। किसानों को एग्रीकल्चर के लिए लोन ज्यादा दे दे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आ रही है। तो ये भी लैंडिंग का एक हमारा प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? देखो, यहां पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और बैंकिंग का मतलब क्या है कि बैंक की प्रोसेस करना, बैंक से जुड़े हुए काम करना बैंकिंग कहलाता है। आप देखो, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होती थी ना, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर तो हम क्या करते थे? पैसे जमा कराने हैं, लाइन में लगना है।
पैसे निकलवाने हैं लाइन में लगना है, आपको बैलेंस जानना है आपको ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा, अगर आपको क्या करना है पासबुक के अंदर एंट्री करवानी है लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ेगा, आपको कोई भी काम करवाना है तो ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर समय की खपत ज्यादा होती थी और आपको बकायदा ब्रांच को विजिट करना पड़ता था, एक स्पेयर टाइम आपको निकालना पड़ता था। पर आज का टाइम आपका मॉडर्न टाइम है, इंटरनेट का जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो आज के टाइम के ऊपर जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी तो बैंकिंग को भी ट्रेडिशनल बैंकिंग यानी कि ब्रांच बैंकिंग से शिफ्ट करके हमने ई बैंकिंग की तरफ ला दिया है। अब ई बैंकिंग का मतलब क्या है? ई बैंकिंग का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे कि आपका इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, लैपटॉप्स वगैरह का यूज कर कर बैंकिंग से जुड़े हुए काम को घर बैठे पूरा करना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाता है, ई बैंकिंग कहलाता है। अगर हम बी ई बैंकिंग की बात करें तो ई बैंकिंग आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है? ई बैंकिंग आपको बैलेंस चेक करवाने की फैसिलिटी देता है। आप घर बैठे अपने फोन से, अपने मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे मोबाइल ऐप से घर बैठे आप अपने बैंक का बैलेंस जान सकते हो। पहले के टाइम के ऊपर आपको अपनी पासबुक लेकर जानी पड़ती थी, वो आपकी पासबुक के अंदर एंट्री करते थे, पासबुक के अंदर एंट्री करने के बाद ही आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस के बारे में पता चलता था। पर ई बैंकिंग आपको घर बैठे मोबाइल की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से आपको बैंक बैलेंस जानने में आपकी हेल्प करता है। मनी ट्रांसफर करवाता है। मनी ट्रांसफर कौन कौन से टूल है आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे आपका एनईएफटी है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बिल पेमेंट करता है। अगर आपको बिल की पेमेंट करनी है, जैसे आजकल के टाइम के ऊपर गैस का बिल आपको पे करना है ना, जो पाइपलाइन आती है, पीएनजी आती है ना, पाइप नेचुरल गैस जो आती है, घरों के अंदर पाइप लगा रहता है, तो उसका आप प्रीपेड बिल या पोस्टपेड बिल पे करते हो। मोबाइल का आपको रिचार्ज करना है, आपको बिजली का बिल पे करना है ना, कोई शॉपिंग वगैरह आपने कर ली है, तो ये सारे काम आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, है ना, मोबाइल बैंक्स की ऐप के द्वारा घर बैठे आप अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज के बारे में मैंने अभी आपको बताया और आप लोग करते भी होंगे। व्यूइंग द बैंक स्टेटमेंट, आप घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू, बैंक की ऐप के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग की ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म के अंदर और उसे घर बैठे देख सकते हो। ये हमारा ई बैंकिंग का मीनिंग था और वो जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ द ई बैंकिंग। आपकी ई बैंकिंग के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? देखो कौन कौन से फीचर है। पहला टूल्स है ना, ये क्या करता है, ई बैंकिंग ना आपके ना एक टूल की तरह काम करता है, एक यंत्र की तरह काम करता है। क्योंकि पहले के टाइम के ऊपर आपको ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था, पर आपके पास में एक इनोवेटिव टूल आ गया है, आपके पास में एप्स आ गई है, आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, और इनके आने के कारण है ना आपका काम बहुत आसान हो गया है। आपको लाइनों के अंदर नहीं लगना पड़ता, आपको खुद फिजिकल जाकर आपको ब्रांच को विजिट नहीं करना पड़ रहा है। तो ई बैंकिंग एक टूल की तरह आपके लिए काम करता है। स्पीडी, नेचुरल सी बात है, मैंने आपको समझा ही दिया। अगर आपको बैंक की ब्रांच को विजिट नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये इंटरनेट बैंकिंग ऐसे काम करती है कि एक क्लिक के ऊपर आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है। ये ठीक वैसे है जैसे आपने लाइट का स्विच ऑन किया और लाइट आपके बल्ब के अंदर आ गई है, बड़ी स्पीडी तरीके से ये काम करता है, इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं लगता। अगर टाइम लग भी रहा है तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और आपका काम चुटकियों के अंदर हो जाएगा। अनेबल द ट्रांसपेरेंसी, देखो ई बैंकिंग क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का मतलब इसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है, बशर्ते कि आप बिल्कुल सावधानी से चीजों को कर रहे हो, अकाउंट नंबर सही डाल रहे हो, है ना, आईएफएससी कोड उसके अंदर सही डाल रहे हो, अपने सीवीवी नंबर सही डाल रहे हो, जिसके पास पैसा भेज रहे हो उसका मोबाइल नंबर वगैरह आप सही डाल रहे हो, तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसके बीच में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल टाइम एक्सेस। ऑल टाइम एक्सेस का मतलब जैसे बैंक तो 5 बजे आपका काम करना बंद कर देता है, सैटरडे का हो सकता है छुट्टी हो, संडे की हो सकता है छुट्टी हो, कोई सरकारी छुट्टी भी आ सकती है,
पर ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आपकी कभी भी बंद नहीं होती। ये आपको 24/7 आपको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। सेफ मोड ऑफ द बैंकिंग, ये क्या करता है, एकदम बैंकिंग का सेफ मोड है। बैंकिंग का सेफ मोड होने का मतलब आपने जिसका खाता नंबर आपने डाला है उसी के खाते के अंदर पैसा जाएगा। गलती से अगर आपने एक भी डिजिट को इधर से उधर कर दिया तो वो आपको अकाउंट नंबर गलत का मैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसके खाते के अंदर पैसा नहीं जाएगा। आईएफएससी कोड भी पूछता है आपसे, कई तरीके की चीजें पूछता है। जब आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तब आपसे पिन भी पूछेगा, एम पिन भी पूछेगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपसे सीवीवी नंबर भी पूछता है। तो बैंकिंग का एकदम ये सेफ मोड है। अगर नेक्स्ट इसके फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में लेस चांस ऑफ द एरर। मैंने अभी आपको बताया, हल्की सी अगर आपने गलती करी है तो वो एरर शो कर देगा। आपने एक डिजिट को गलत लिख दिया है, आपने आईएफएससी कोड गलत लिख दिया है, आपने सीवीवी नंबर गलत डाल दिया है, आपने पिन गलत डाल दिए हैं, तो आपका रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। आपने जो कहा है बैंक उसको डिनाई कर देगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपने गलती करी है। तो इसके अंदर गलत खाते के अंदर पैसे जाने के बहुत लेस चांस होते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन, देखो अगर आप फिजिकल बैंक के अंदर जाओगे, आप फिजिकली बैंक के अंदर जाओगे तो एक बैंक की प्रीमाइस कितनी बड़ी होगी, उसके अंदर कितने बंदे एक साथ आ सकेंगे, या एक बंदा ह्यूमन बीइंग कितनी एंट्री अपने लेजर के अंदर कर पाएगा, हाथों से कितनी हद मार के एंट्री कर देगा, लाख कर देगा, 2 लाख कर देगा। पर ऑनलाइन बैंकिंग एक टेक्नोलॉजी के लिए हुए है, इंटरनेट के द्वारा काम हो रहा है, तो सेकंडों के अंदर हमारी हजारों ट्रांजैक्शन एक बार में पूरी हो जाती है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। मेक द कस्टमर अलर्ट, देखो क्या होता है कि पहले के टाइम के ऊपर अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है या गलत आपने किसी का चेक वगैरह काट के दे दिया है तो आपको खुद फिजिकली आपको बैंक की ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था और वहां पर आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती थी। पर आजकल बैंक क्या करता है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आपकी ऐप के ऊपर टाइम टू टाइम आपको अलर्ट मैसेज भेजता रहता है, मेल वगैरह भेजता रहता है, आपको बताता रहता है कि भाई ऐसी स्पैम कॉलों से बचकर रहना, फ्रॉड वगैरह मत करना, किसी को आप सीवीवी नंबर शेयर मत करो, किसी को आप पिन नंबर मत बताओ, बैंक कभी भी आपसे खाते का नंबर नहीं पूछता। इस तरीके के आपको अलर्ट मैसेज आपको बैंक भेजता रहता है। क्यों भेज पा रहा है, क्योंकि बैंक ने अपने आप को क्या कर लिया है, ई बैंकिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपका है इनकर लेस कॉस्ट। अब कम कॉस्ट कैसे आती है बैंकों को चलाने के लिए, देखो ई बैंकिंग है ना। आप जितनी ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन मैं फिजिकली बढ़ाऊंगा, अगर बैंकों को मैं बोलूं कि भाई आप 1 लाख ट्रांजेक्शन करवा रहे थे, आज 2 लाख ट्रांजेक्शन आपको करनी है, तो डेफिनेटली बैंक को स्टाफ ज्यादा रखना पड़ेगा और उनकी सैलरी वगैरह बैंक को पे करनी पड़ेगी। पर आज के टाइम के अंदर ये काम अपना इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा चुटकियों के अंदर हो जाता है। तो इससे बैंक की काफी तरीके की कॉस्ट बचती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपकी कम लागत आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ द ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के कौन कौन से कंपोनेंट है, ई बैंकिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे पास में इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग को हम वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। वेब बैंकिंग का मतलब है वेबसाइट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक साइट के ऊपर जाकर, www. जैसी साइटों के ऊपर जाकर आप जब बैंकिंग करने का काम कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इसके लिए वेब पोर्टल का होना जरूरी है, बैंक की साइट के ऊपर जाना जरूरी है, लैपटॉप का होना, मोबाइल का होना और उसके अंदर इंटरनेट का होना जरूरी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग के अंदर साइट का नाम बताया कि भाई आपके पास में बैंक की साइट का होना जरूरी है, उसके वेब पोर्टल के ऊपर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप बैंकिंग का काम नहीं कर पाओगे। पर मोबाइल बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। मोबाइल बैंकिंग के अंदर आपको कोई वेब पोर्टल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बल्कि आपको एक मोबाइल और उसके अंदर बैंक की ऐप का होना जरूरी है। ऐप का मतलब एप्लीकेशन का होना जरूरी है। बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके ऊपर लॉगिन करो। अगर लॉगिन
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, उसके अंदर एमपिन वगैरह डालोगे, है ना। ये सारा काम कर कर आप मोबाइल ऐप के द्वारा, एक एंड्रॉयड फोन के द्वारा भी बैंकिंग करने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में ई बैंकिंग के कंपोनेंट के अंदर आता है एटीएम। जब आप मोबाइल बैंकिंग के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे या इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपको एटीएम भी चाहिएगा, एटीएम कार्ड आपको चाहिएगा। तो एटीएम कार्ड के बिना आप इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाओगे, नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास में डेबिट कार्ड, है ना। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड मतलब जैसे आजकल तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों एक ही आने लग गए। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट कार्ड का मतलब है कि बैंक जब आपके खाते के अंदर पैसा है तो आपको एक कार्ड इशू करके देता है, और उस कार्ड का प्रयोग कर कर आप कहीं भी इसको स्वाइप कर सकते हो और वहां पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे कार्ड को हम डेबिट कार्ड बोला जाता है। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर सकते हो डेबिट कार्ड का नंबर देकर, और उसके जस्ट पीछे 3 डिजिट के अंदर आपको जो दिख रहा होता है वो आपका सीवीवी नंबर होता है, उसके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये भी हमारा ई बैंकिंग का एक कंपोनेंट है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि ये अगर आपके पास में कार्ड है तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप अलग अलग दुकानों से उधार ले सकते हो और उसकी पेमेंट आपको बैंक करेगा। और जब आपका बिल इकट्ठा हो जाएगा तो 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, जैसे भी आपके टर्म्स है, तो बैंक को आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपके खाते के अंदर पैसा नहीं भी है तो इस कार्ड के द्वारा आप स्वाइप करवा कर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास में एक कंपोनेंट है ई बैंकिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास में टेली बैंकिंग। अब देखो, जिसके पास में इंटरनेट है वो भी बैंकिंग कर सकता है, जिसके पास में स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, वो भी बैंकिंग कर सकता है, एटीएम है वो भी बैंकिंग कर सकता है, डेबिट कार्ड है वो भी बैंकिंग कर सकता है, क्रेडिट कार्ड है वो भी बैंकिंग कर सकता है। अब मान के चलो किसी के पास में कीपैड वाला फोन है तो वो इंटरनेट बैंकिंग कैसे करेगा? या उसको ब्रांच में ही जाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप टेलीफोन के थ्रू, है ना, आप अपने, जो आपके पास में एंड्रॉयड फोन नहीं है, कीपैड वाला फोन है, लैंडलाइन वाला फोन है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? ई बैंकिंग करने का काम कर सकते हो। आप अपने अकाउंट नंबर डालकर एक नंबर के ऊपर भेजोगे तो आपको बैलेंस वगैरह बता दिया जाएगा, आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ये काम करोगे तो इसे क्या बोलते हैं? हम टेली बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट